नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का चौथा लेसन आज का सत्ता के वैकल्पिक के अंदर 2024 एग्ज़ाम के हिसाब से इसको तैयार किया गया। लेसन को आपको पहला पाठ नहीं पढ़ना था शीत युद्ध का दौर, फिर आपको तीसरा नहीं पढ़ना था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व 2024 एग्ज़ाम के लिए, लेकिन सभी पाठ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। शीत युद्ध का दौर जब 1939 से लेकर 1945 के बीच दूसरा विश्व युद्ध चलता है और 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का दौर चलता है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और एकमात्र विश्व की महाशक्ति बचती है अमेरिका। फिर तीसरे लेसन में अमेरिका का वर्चस्व होता है। अब कंडीशन 3 पार्ट तक ये रहती है कि अमेरिका है वो एकमात्र विश्व की महाशक्ति बन जाती है क्योंकि सोवियत संघ का तो विघटन हो जाता है। उसके बाद सत्ता के वैकल्पिक के अंदर देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यवस्थित सिस्टम चलता रहे और विकल्प के रूप में हमें क्या मिल सकता है कि विश्व में शांति बनी रहे, कौन से संगठन बनाने चाहिए, क्या उद्देश्य थे। तो इस प्रकार से इसमें हम जानेंगे कि 1991 में शीत युद्ध का जब अंत हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया। 2 ध्रुवीय सोवियत संघ और जो आपके अमेरिका था उसमें 2 ध्रुवीयता का अंत, आपके सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, एकमात्र महाशक्ति बचती है अमेरिका। आज विश्व में स्वतंत्र देशों ने मिलकर अनेक असैनिक संगठन जैसे यूरोपीय संघ, EU, आसियान, चीन आदि, जिनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और अमेरिकी चुनौतियों से निपटना था। अब एकमात्र विश्व की महाशक्ति बच गई कौन सी, आपके अमेरिका। अब इसकी चुनौती से कैसे बचा जा सकता है, क्यों अकेला रहेगा, प्रभावशाली रहेगा तो वो मनमानी करेगा। तो यूरोपीय संघ बनाया, आसियान बनाया, चीन भी प्रभुत्वशाली था। इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास करना था और अमेरिकी चुनौतियों से निपटना है। ये सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। अब ये यूरोपीय संघ क्या है, इसको आप देखें। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद की थी, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। हमने पहले के पाठों में देखा दोस्तों कि मार्शल योजना क्या है। अमेरिका ने यूरोप के देशों के पुनर्गठन के लिए उन्होंने मदद की थी, वही मार्शल योजना है। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। इसे ही मार्शल योजना कहा जाता है। 1957 में 6 देशों जैसे 6 देश कौन से, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। वीडियो प्रत्येक लास्ट तक देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। फरवरी 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हो गया। जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो 12 सदस्य देशों ने अपना, अब ये नई मुद्रा थी यूरोपीय संघ की यूरो। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। छोटा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 2012 में। 2012 में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल शांति पुरस्कार। सैनिक ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ के 2 देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार भी हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे? तो एक समान विदेश और सुरक्षा नीति अपनाई जाए, एक समान मुद्रा का चलन हो, वीजा मुक्त आवागमन हो, वीजे की जरूरत ना हो, आंतरिक मामलों व न्याय से जुड़े मामलों में आपस में एक दूसरे देशों में सहयोग की भावना हो। फिर आसियान को देख लेते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है, आसियान का मुख्यालय। आसियान का गठन दोस्तों 8 अगस्त 1967 में हुआ
इसके संस्थापक देश देख लें आप आसियान के, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर हैं। ओके, फिर एक तो ये हो गया आपका आसियान, ठीक है, इसका तो 1967 में गठन होता है, और एक ये अलग है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, ये 1994 में होती है, ठीक है, दोनों में अंतर रख लेना आपको। इसके सदस्य देशों के आर्थिक बात कर रहा हूँ आसियान के, ठीक है, आसियान के सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना इसका उद्देश्य था। इसके द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना था, कृषि, व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग कायम करना था, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। आसियान की भूमिका क्या रही दोस्तों? आसियान आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, सांस्कृतिक विकास और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है। 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर नीति अपनाई, ठीक है। अमेरिका और चीन ने भी मुक्त व्यापार के क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार पर समझौता भी किया है दोस्तों। यह टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देता है, ऐसी नीति को यह अपनाता है। चीन का विकास किस प्रकार से होता है, हमने यूरोपीय संघ और आसियान को थोड़ा देखा। फिर ये सत्ता के विकल्प के रूप में, एक विकल्प के रूप में चीन भी उभर कर आता है। चीन का विकास किस प्रकार से होता है, उत्थान किस प्रकार से होता है इसकी अर्थव्यवस्था का। माओ के नेतृत्व में चीन का विकास 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना के साथ हुआ। 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता को देखकर इसको एक महाशक्ति के रूप में देखा जाने लगा। चीन जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल के चौथे स्थान पर है। क्षेत्रफल में विश्व में चीन की थल सेना सबसे बड़ी है। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। चीन 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। उसका राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास काफ़ी समय से चला आ रहा था। जब भारत में यूरोपीय कंपनी आती हैं उसी समय चीन अपने आप को अलग कर लिया। उसको पता लग गया कि हमारा शोषण होगा और बिल्कुल अलग रहकर अपना विकास अब शुरू कर दिया। और आज उसका परिणाम आप देख सकते हो, बहुत मजबूत है चीन, वाकई बहुत मजबूत है। कोरोना के बाद तो मेरा तो ये मानना है कि विश्व की महाशक्ति है चीन। तो चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए, एकांतवास अपना खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाइन ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1982 में खेती का निजीकरण किया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज भी स्थापित किए गए। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया। उसने काफ़ी विकास किया अपना। चीन के साथ भारत के संबंध किस प्रकार के हैं, तो कुछ पहले तो नकारात्मक देख लो आप विवाद के। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद दी जाती है, इसी कारण भी भारत नाराज है। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का भी विरोध करता है। और सहयोग देखें, सकारात्मक पक्ष देखें तो भारत और चीन के राजनीतिक संबंध उतार चढ़ावों के बाद वर्तमान में सौहार्दपूर्ण हैं, अच्छे हैं। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो गए हैं। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। दोनों देशों में चिकित्सा, विज्ञान, बैंकिंग क्षेत्र, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की सहमति भी जताई गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनों के मध्य सहयोगी संबंध बढ़ रहे हैं। 1999 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों,
आपको मैं शॉर्ट नोट के रूप में ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप अपना रिवीजन करें, प्ले लिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हो। और आपको एग्ज़ाम के नज़दीक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम श्रृंखला लेकर आएंगे, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।